बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। आपको अमन की एक और सुबह मुबारक हो कि पिछले चंद दिनों में वी हैव रियलाइज्ड कि अमन कितना किसी भी खित्ते, किसी भी मुल्क, किसी कौम के लिए कितना ज़रूरी है और आज़ादी क्या चीज़ है। एनीवेज़, जो रिसेंट एक हिंदुस्तान को तारीखी तज़लील या तारीखी शिकस्त मिली है पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान की कौम की जानिब से, उसके बाद सबसे पहले अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है कि इस टाइम के ऊपर बीजेपी, आरएसएस जो पिछले 30, 40, 50 साल से जो एक माइंडसेट हिंदुस्तान में बड़ा उभर कर आगे आ रहा था, आज उसके खिलाफ हिंदुस्तानी, हम 125 करोड़ कोट करते हैं उनको, लेकिन वो खुद को 140 करोड़ का नंबर कोट करते हैं। सो इस बात के ऊपर मैं उन्हीं की बात से इत्तफाक कर लेता हूँ। 140 करोड़ हिंदुस्तानी इस टाइम के ऊपर खुलकर मोदी सरकार, उनकी स्ट्रेटजीज, उनके रिसेंट सरेंडर और तारीखी बेइज्जती और इंटरनेशनल ह्यूमिलिएशन जो उन्होंने फेस की है हिंदुस्तान ने, उसके ऊपर फट पड़े हैं। उसके ऊपर इतनी वीडियोज आ रही हैं, इतना कंटेंट आ रहा है कि मैं आपको वो सारा दिखाना भी चाहूँ तो मैं नहीं दिखा सकता, बिकॉज एक एक जो व्लॉगर है वो हर 2-2 घंटे बाद उनका वीडियोज कर रहा है। हर सहाफ़ी जो टीवी के ऊपर नहीं बोल सकता था वो आके यूट्यूब के ऊपर बैठकर व्लॉग पे व्लॉग किए जा रहा है। अब कहानी सादी सी है, इसके अंदर सिर्फ एक सवाल पूछा जा रहा है कि मोदी जी, आपने वो पंगा क्यों लिया जो आप डिलीवर नहीं कर सकते थे? अगर आप नहीं कर सकते थे तो आपने किया क्यों? 2-3 सवाल जो हिंदुस्तानी मीडिया पूछ रहा है उसके ऊपर थोड़ी सी जरा बात करते हैं। सबसे पहले फेक न्यूज के ऊपर बात कर लेते हैं कि हिंदुस्तानी सहाफी क्या सवाल पूछ रहे हैं अपनी गवर्नमेंट से। मैं सिर्फ आपको वो सुनवा रहा हूं। तो लोग मजे ले रहे और ये भारतीय मीडिया पर कलंक की तरह भारतीय मीडिया का यह कवरेज दशकों तक चिपका रहेगा। इससे मुक्त नहीं हो पाएंगे आप। दशकों तक चिपका रहेगा कि भारत पाक के बीच तनातनी के वक्त जब पाकिस्तान की सेना भारत के शहरों में ड्रोन से हमले कर रही थी, भारतीय सेना उनका मुकाबला कर रही थी, जवाब दे रही थी। भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान के ठिकानों को जमींदोज करने, ध्वस्त करने के लिए सेना सैन्य कार्रवाई चल रही थी। तब आप किस तरह की मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे थे जिसका तथ्यों से कोई लेना देना। पाकिस्तान पर जल्द कब्जा होने वाला, भारत का पाकिस्तान के 6 शहरों पर कब्जा, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा, इसी तरह पाकिस्तान का सरेंडर, भारत का पीओके बॉर्डर पर सेना का एक्शन शुरू, भारत के लिए पाकिस्तान पर टूट पड़े 26 मुस्लिम देश, पाकिस्तान पर कब्जा हो गया, पाकिस्तान के कई शहरों पर कब्जा, कराची नक्शे से गायब, ये भी चला, सब जी न्यूज पे चला। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा, तो ये कब्जे जम्मू एयरपोर्ट से उड़े भारत के फाइटर प्लेन। ये सारी इस तरह की कहानियां लगातार न्यूज चैनल्स पर चली। शहबाज शरीफ के घर के पास ब्लास्ट, बंकर में छिपे शहबाज शरीफ, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर मुनीर को हिरासत में लिया गया, जो आर्मी चीफ है, उनको इन लोगों ने हिरासत में भी पहुंचा दिया। तो इस तरह से चैनलों ने चलाया और इस तरह की खबरें चैनल पर जो चली वो भारत के लिए, भारतीय मीडिया के लिए एक तरह से जग हंसाई और शर्म का विषय है। लेकिन वो मीडिया, ये फेक न्यूज के ऊपर हम बात करते हैं, मैं साथ साथ हम इनको बस्ट करते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम साथ साथ बस्ट करते हैं। अब वहां के बहुत बड़े बड़े ब्लॉगर एक सवाल पूछ रहे हैं, उस जरा सवाल भी सुन लीजिए क्या है। आज सवालों से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में सीज फायर के बाद पाकिस्तान में लोग सीज फायर को जश्न के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में लोग आज सवालों से भरे पड़े हैं। बीते 24 घंटों में 140 करोड़ भारतीय बार बार ये सोच रहे हैं कि क्या ये सीज फायर जरूरी था? क्या ऐसा हो गया कि एक रात में इंडिया सीज फायर को तैयार हो गया? क्योंकि ये लड़ाई पहलगाम के बाद इंडिया ने शुरू की थी, इस इरादे के साथ कि पाकिस्तान को इस बार ना भूलने वाला सबक सिखाया जाए। फिर क्या ऐसा हो गया कि पहले सीज फायर हुआ, उसके बाद जो खबरें आ रही थी उनको लेकर टीवी चैनल्स का जो स्टैंड था वो एकाएक बदल गया। मोदी साहब खामोश है, एक भी ट्वीट नहीं आया और उन्होंने देश को समझाया था कि लंबी शांति के लिए युद्ध समाधान है। वो कैसे शांति? अब आगे चलते जाइए, इसमें एक और बड़ी डेवलपमेंट ये देखिए कि जब कौमें हारती हैं, जब जंगें हार जाती हैं, तो उनके वही हीरोज जो फ्रंट फुट के ऊपर लड़ रहे होते हैं और लीड कर रहे होते हैं, वो अपनी कौम से कैसे मुंह छुपाते फिरते हैं। इसका भी देख लीजिए कि वो जर्नैल जो अर्नाब गोस्वामी और जी टीवी और इन सारे टेलीविजन चैनल्स के ऊपर आकर 10-10 घंटे की ट्रांसमिशन बैक टू बैक करते रहे, अब वो मीडिया से टोटली गायब हो गए। मैं नहीं रिपोर्ट कर रहा, हिंदुस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। कल ये भी पता चला, जो मैंने दोपहर के वीडियो में भी बताया, कि कुछ जनरल्स, कुछ फौजी अधिकारी रिटायर, उन्हें कल शाम को समझ में नहीं आ रहा था कि अब अचानक सीज फायर हुआ तो हम कैसे बचाव करें। तो कुछ ऐसे सैन्य अधिकारियों ने चैनल में जाने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें, भाई आप 3 दिन से लगातार, 4 दिन से या पहलगाम के हमले के बाद से लगातार पाकिस्तान को धूल चटाने, मिट्टी में मिलाने, पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। 3 दिन से जो तनातनी है, वॉर लाइक सिचुएशन है, उसमें लगातार सख्त एक्शन की बात करें, अचानक सीज फायर, तो क्या बचाव करें? क्योंकि ऐसे बहुत सारे अधिकारी नाराज हैं। सुबह के वीडियो में बताया कि पूर्व सेनाध्यक्ष से लेकर वीपी मलिक, जो करगिल के समय जनरल थे, जो थल सेनाध्यक्ष, और तमाम लोगों की नाराजगी है कि सीज फायर से आखिर इंडिया को हासिल क्या हुआ। ऐसे वक्त में सीज फायर की जरूरत क्या थी और सीज फायर का तरीका, अमेरिका का दखल, और बहुत सारी चीजें रिपीट होगा। तो बहरहाल ज़रूरत क्या थी। अब आगे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर एक साहब ने टेकअप किया है,
वो ये है कि जनाब पूरी दुनिया जब के साथ आप जाकर गले मिलते फिर रहे थे मोदी जी, तो उस टाइम के ऊपर जब जंग लगी हुई थी तो मोदी के साथ बंदा क्यों नहीं खड़ा हुआ? ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक साहब लेके आए एनालिसिस, जरा ये सुनिएगा। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है। हमारे देश और पाकिस्तान के अलावा भी तो 23 देश और थे, उनमें से किसी ने एब्सटेन नहीं किया। अगर 25 में से 13 देश मना कर देते तो भारत के खिलाफ जंग लड़ने के लिए पाकिस्तान के पास अचानक पैसा नहीं आता। लेकिन विश्व गुरु मोदी जी की सैकड़ों विदेश यात्राएं और लोगों से गले मिलना काम ही नहीं आया। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जो बयानों से सोशल मीडिया में छाए रहते हैं, तो किसी भी और देश को अपने साथ एब्सटेन क्यों नहीं करवा पाए? ये सवाल तो पूछना बनता है। अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति को तो मोदी अपने पर्सनल दोस्त बताते हैं, फिर कहां गई दोस्ती? लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ दोस्ती निभाने वालों को देखिए। तुर्की जैसे देश ने अपनी कट्टरवादी धार्मिक विचारधारा को इंसानियत के ऊपर रखा हुआ है, पूरे तौर पर पाकिस्तान का समर्थन कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस दिन पहलगाम में हमला हुआ, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री तुर्की में था, जिस पर आतंकवादी पाकिस्तानी सेना की मदद से हमारे देश में कोहराम मचा रहे थे। उसी दिन पाकिस्तान और तुर्की रक्षा समझौते पर बात कर रहे थे। 7 तारीख को जब लड़ाई शुरू हुई, तब भी तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फोन किया, अपनी मदद का भरोसा दिया, और फिर देखिए क्या हुआ। अब ये सारे सवाल हैं जो इस टाइम के ऊपर हिंदुस्तानी मीडिया मोदी सरकार से पूछ रहा है। ये कुछ मिसालें हैं, ये इतना कंटेंट है, मैं कहता हूं कि ये लाखों करोड़ों घंटों का कंटेंट बन रहा है हिंदुस्तान के अंदर। न्यूज चैनल उनके टोटली इस खबर से ही निकल गए हैं कि जंग भी हुई है और जंग हम हारे हैं और हम सीज फायर हुआ है, वो इस खबर से टोटली निकल गए हैं। अब हुआ क्या है कि जब गोदी मीडिया जो हिंदुस्तान का कंट्रोल्ड मीडिया था, जिसको टोटल फेक न्यूज फीड की गई, जो 10 12 15 फेक न्यूज तो मैं आपको मोटी मोटी सुना सकता हूं शॉर्टली। कराची पोर्ट के ऊपर पाकिस्तान के हमला हो गया, हिंदुस्तान ने कब्जा कर लिया, यहां तक कि लाहौर में भी एक पोर्ट बना दी हिंदुस्तानी मीडिया ने, उसके ऊपर कब्जा कर लिया। जनरल आसिम मुनीर को गिरफ्तार कर लिया गया, साहिर शमशाद साहब ने चार्ज ले लिया, हालांकि वो पहले ही ज्वाइंट स्टाफ चीफ है। शहबाज शरीफ के घर के करीब धमाका हो गया, इस्लामाबाद के ऊपर अटैक कर दिया, इस्लामाबाद को मुकम्मल तबाह बर्बाद कर दिया गया। पाकिस्तान के मुकम्मल बड़े शहर जो हैं उनके ऊपर इतनी बमबारी की गई कि वो तबाह बर्बाद हो गए, सफ़े हस्ती से मिट गए। गिरफ्तारियाँ हो गई, पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी स्टार्ट हो गई। बलोच जो हैं वो उठ कर खड़े हुए, पख्तून जो हैं वो उठ खड़े हुए, पंजाबी जो हैं वो उठ खड़े हुए, पता नहीं क्या 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 खबरें जो कभी सोच भी नहीं सकते आप, वो खबरें हिंदुस्तान के मीडिया ने पूरी रात पैडल की। दिन चढ़ा, टोटल खबरें गायब। हुआ क्या कि जब मार पड़ी, जब इंटरनेशनल मीडिया ने कंफर्म किया कि जनाब पाकिस्तान ने दुनिया के बेहतरीन एयरक्राफ्ट जो हैं वॉरफेयर के, राफेल, हिंदुस्तान के ज़ेर इस्तेमाल जो थे वो मार गिराए हैं, और उसके बाद जो शॉक और जो उस टाइम के ऊपर पेन फील हुआ हिंदुस्तान के अवाम को, नेशन को, मीडिया को, उसको डाइवर्ट करने के लिए स्ट्रेटजी नहीं मिली, तो इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर फेक न्यूज़ का एक भरमार कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर मुझे बड़ा फ़ख्र है इस दफ़ा अपने मीडिया और अपने सोशल मीडिया के लोगों के ऊपर, स्पेशली तमाम सियासी जमातों से मावरा होकर, मुबर्रा होकर लोगों ने इस प्रोपोगेंडा को बस्ट किया। कैसे बस्ट किया? खबर आती है जी लाहौर के ऊपर हिंदुस्तान ने हमला कर दिया, लाहौर के ऊपर कब्जा कर लिया। हमारे जो सारे लाहौरिये थे जो गलियों में घूम रहे थे, सड़कों पे घूम रहे थे, रात के 4-4 बजे वीडियोस बनाकर टाइमलाइन के साथ घड़ियों के ऊपर रखकर कैमरे वो वीडियोस पोस्ट करते गए। खबरें आती हैं जनाब के इस्लामाबाद के ऊपर अटैक हो गया, शहबाज शरीफ छुप गए, उनके घर के करीब बॉम्ब गिर गया आके। लोगों ने इस्लामाबाद की गलियों, सड़कों, चौकों चौराहों से वीडियोस बनाकर, सो दैट इज़ हाउ वी काउंटर्ड देयर प्रोपोगेंडा। क्योंकि यहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं थी कि हमने प्रोपोगेंडा करना है, यहाँ पे सिर्फ फैक्ट्स रिपोर्ट हो रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा मुझे इंडस्ट्री में काम करते हुए, मीडिया इंडस्ट्री में काम करते हुए फ़ख्र महसूस हो रहा है। हमने फेक न्यूज़ नहीं दी। कुछ लूज बॉल्स हो सकती हैं, स्ट्रेटेजिक लूज बॉल्स हो सकती हैं, कुछ खबरें इस तरह की आई हों कि जिनको फ़ौरन वेट करना पॉसिबल नहीं हो, तो वो मैं उसका ज़रूर क्रेडिट, वो लेवरेज दूंगा या उतना मैं ज़रूर दूंगा। लाइक कि एक वो हिंदुस्तानी पायलट पकड़ लिया गया राफेल, जो भिम्बर के पास गिरा था, मैंने खबर दी थी वो कि जी वो एग्जैक्ट लोकेशन के साथ खबर दी थी कि किस रीजन के अंदर वो गिरा था राफेल। भिम्बर से वो शूट डाउन किया गया था और वो थोड़ा बॉर्डर की उस तरफ जाके गिरा था। उसके ऊपर पायलट पकड़ा गया वाली खबर थी, वो इंटरनेशनल मीडिया तक रिपोर्ट कर रहा था और बड़े क्रेडिबल सोर्सेज पर रख के रिपोर्ट कर रहा था। सो वो इस कदर इंफॉर्मेशन जब तेज़ आ रही होती है, फ्लो हो रहा होता है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कहानियाँ हो भी सकती हैं, या फिर वो बाद में खबर शायद ठीक हो, वो ना रिपोर्ट हो सके, या खबर रिपोर्ट हो जाए ठीक ना हो, कुछ ना कुछ उसके अंदर मामलात हो सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हिंदुस्तान का फ्यूचर क्या है, हिंदुस्तान का बीइंग ह्यूमन। मैं पाकिस्तानी हिंदुस्तानी बन के बात नहीं कर रहा है दिस मोमेंट। ये वाला सेगमेंट, इससे आगे की मेरी गुफ्तगू जो है, ये मुकम्मल तौर के ऊपर सिर्फ पाकिस्तानी होने के नाते, पाकिस्तानी होने के नाते मेरे नज़दीक सोल्यूशन सिर्फ एक है, रिवाइंड RSS माइंडसेट। उसको रिवर्स कीजिए। आपने 30 साल दिए हैं मोदी को,
मैं अपने हिंदुस्तानी जो हमारे हमसाए हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आपने 30-40 साल दे दिए एक जुनूनी शख्स की जमात को, और एक उस जमात को जिसकी बुनियाद ही जुनून जंग के ऊपर, मार धाड़ के ऊपर रखी गई थी। ये दुनिया है, यहाँ पर हम सब ने को एग्जिस्ट करना है। ये मुमकिन नहीं है कि मोदी अर्नाब गोस्वामी के शो में कुछ थोड़ा चीख चिल्ला कर कुछ गेस्ट बिठाकर वो इस हद तक कामयाब हो जाए कि वो पाकिस्तान को या ईरान को या अमेरिका को या बरतानिया को तो या किसी भी मुल्क को थ्रेटन करके कहे जी मैं तो सफ़े हस्ती तो मिटा दूँ। ऐसे नहीं होता। ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड है। ये अर्नाब गोस्वामी का शो नहीं है कि जहां वो मेरे पाकिस्तान में से डिजिटल मीडिया के 2-3 बच्चे बिठाकर बकवास करेगा, अर्नाब गोस्वामी चीखेगा उनके ऊपर, और मेरे बच्चे सिर्फ इसलिए कि हिंदुस्तान के अंदर व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और वो बच्चे बेचारे वहाँ पर बैठ जाएंगे। मतलब आई नो देम, मैं इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहा होता हूँ, सो मैं कुछ बच्चों को जानता हूँ जो हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, हमारे अदालतों से, हमारे असेंबली से, हमारे स्ट्रीट शोज़, रोड शोज़ कर रहे होते हैं। सो आई नो द किड्स। लेकिन पाकिस्तानी कौम ने उन बच्चों से वाकिफ भी नहीं है, आपने कभी उनको नेशनल मीडिया पे बैठे हुए नहीं देखा। सो अर्नाब गोस्वामी हो जाए, ZTV हो जाए, ये तमाम लोग हमारे उन बच्चों को बुलाकर उनकी आवाज़ें दबा देते हैं। स्काइप पे होते हुए ये प्रॉब्लम होता है। स्काइप पे होते हुए मैं जितना भी चीखता रहूंगा मेरी आवाज़ नहीं जाएगी, जो लाइव लिंक पे बैठा हुआ है DSNG के ऊपर या स्टूडियो में बैठा हुआ गेस्ट, उसकी आवाज़ जाएगी। सो वहाँ पर अर्नाब गोस्वामी के शो में मेरे कोई बच्चे बिठाकर पाकिस्तान के उनके ऊपर चीख चिल्लाकर आप कोई नैरेटिव तो ये बिल्ड कर सकते हो कि आप बहुत हावी हो पाकिस्तान के ऊपर, बट प्रैक्टिकली जब आप फील्ड में आते हो तो आपके साथ कितनी कुत्ते वाली होती है। आई एम सॉरी बट कुत्ते वाली होगी ताड़े नाल। और ये कुत्ते वाली मोदी से लेके हर उस हिंदुस्तानी को फील हो रही है जिसमें थोड़ी सी भी गैरत थी। और वो तमाम हिंदुस्तानी जो सेन थे, जो पढ़े लिखे थे, जो एंटी वॉर थे, जो मोदी के खिलाफ खड़े हुए थे, वो आज सवाल पूछ रहे हैं कि तुमने पंगा क्यों लिया था। यहां पर नॉट टू फॉरगेट एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगा, 2021 का वो टाइम है जब J10Cs आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इमरान खान का दौरे हुकूमत है, और तब पाकिस्तान के अंदर एक पीक के ऊपर प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि इमरान खान ने चाइना और पाकिस्तान के हालात कशीदा कर दिए। पाकिस्तान ने अमेरिका और पाकिस्तान के हालात इमरान खान ने खराब कर दिए। अमेरिका और पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान ने सऊदीया से हालात खराब कर लिए। एंड दैट वाज द टाइम कि प्रीमियम मोस्ट जो वॉर एयरक्राफ्ट एट दिस मोमेंट J10Cs, जो बेहतरीन एक मशीन बनाई है चाइना ने, तब पाकिस्तान को चाइना वो दे रहा था। तब पॉलिसी शिफ्ट हो रहा था। तब जिस आज ब्लॉक के ऊपर बैठकर नजम सेठी जैसे हमारे सीनियर्स बैठकर तज्जिया करते हैं कि पाकिस्तान शायद ठीक ब्लॉक के अंदर है, चाइना रशिया ये वाला जो ब्लॉक है उसके अंदर है पाकिस्तान, तो तब इमरान खान इस पॉलिसी शिफ्ट के ऊपर फैसला कर चुका हुआ था। वो जहां पर एब्सोल्युटली नॉट कहना था कह चुका हुआ था। और अब एग्जैक्टली वही हुआ कि आपको वो पॉलिसी शिफ्ट करना पड़ा और आपको मानना पड़ा। पॉलिसी शिफ्ट ये नहीं होता कि सुबह शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या इमरान खान या बेनज़ीर भुट्टो या कोई भी वज़ीर आज़म उस टाइम का उठता है और सुबह उठ के वो साइन करता है जी आज हम ये करते हैं। ऐसे नहीं होता, ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। एंड दैट इज व्हाट इमरान खान स्टार्टेड एट दैट टाइम। उसके पीछे भी होमवर्क होगा, इमरान खान से पहले भी शायद होमवर्क होगा कि कैसे फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान ने किस ब्लॉक के, किस मुल्क के साथ, किस इकोनॉमी के साथ चलना है, किस फौज के साथ चलना है। आई एम श्योर कि बैक पे उस टाइम पे भी प्लानिंग होगी। सो इसको इतना वो एट दिस मोमेंट हम जहां पे खड़े हुए हैं इसके पीछे बड़ी मेहनत है। 1965 की एक वीडियो बहुत चल रही है, तब हमारे पाकिस्तानी पायलट, तब वो आपको याद है कि किस, याद भी क्या, तब वी वर वोंट इवन बोर्न एट दैट टाइम। 1965 में कैमरा वर्क और ये हमारे बहुत अच्छा नहीं था एट दैट टाइम, की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा नहीं थी दुनिया के अंदर। तो तब भी एक पायलट हिंदुस्तान के जब फाइटर जेट्स गिराने के बाद ये कह रहा है कि देवर वो परिंदों की तरह गिर रहे थे उनके भारतीयों के जहाज़, और वो तब बरतानिया की टेक्नोलॉजी थी हिंदुस्तान के पास। तो वो बरतानिया को मुखातिब करके हमारा पायलट कह रहा है यार इनको टेक्नोलॉजी ना दिया करो, दे कैन नॉट यूज इट, वो इसको यूज नहीं कर सकते। एंड एग्जैक्टली दैट इज व्हाट औरंगजेब सेड फ्रॉम द PAF, द नेशनल क्रश गाय। वो औरंगजेब साहब हमारे पाकिस्तान के नेशनल क्रश बने हुए हैं सारे, हर जगह पे छाए हुए हैं औरंगजेब साहब। कल रात को मैंने बड़ी खूबसूरत बात की, राफेल इज अ वंडरफुल मशीन, इंपॉर्टेंट मशीन है, बहुत अच्छी मशीन है, बट व्हाट मैटर्स इज कि उस मशीन को चला कौन रहा है, ट्रेंड कितना है, लीडरशिप कैसी है उस चलाने वाले के पास। सो ये बहुत सारी, अभी मैंने पहले अर्ज किया था कि जब जंगें खत्म होती हैं तो उसके कई साल बाद तक तो वो जंगें अंडर डिस्कशन रहती हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने मारा, कैसे मारा, कम्युनिकेशन निकलेगी। अब एक व्लॉग मैंने करना है डिटेल में, उसके ऊपर मेरे पास काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आई हुई है। जंग बाकायदा स्टार्ट होने से पहले 6th and 7th की नाइट से कुछ दिन पहले तक, पहलगाम के इंसिडेंट के बाद जब हिंदुस्तान हाइपर एक्टिव था, मोदी सरकार हाइपर एक्टिव थी,
तो पाकिस्तान के हमारे हैकर्स ने, आईटी के लोगों ने, हिंदुस्तान के चीफ आर्मी स्टाफ और बाकी जो उनके डीजीएमओज और बाकी उनका जो हायर स्टाफ था फौज का सारी सर्विसेज का, उनकी कॉन्वर्सेशन और कॉन्फ्रेंस को हैक कर लिया था विद ऑडियो एंड वीडियो। जो जो गुफ्तगू हुई थी, जो जो डिसाइड हो रहा था वहां पर, वो हमारे इंफॉर्मेशन रियल टाइम में आ रही थी, रिकॉर्डेड है, वीडियो तक मुकम्मल रिकॉर्डेड है। सो ये जंग बहुत कुछ अभी लेके आएगी इंफॉर्मेशन। ये एक इस तरह का इंफॉर्मेशन और इस तरह का नैरेटिव आएगा अब, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बहुत ज्यादा लीड कर रहा है इस जंग में, बहुत ज्यादा लीड कर रहा है इस जंग के बाद। बहुत ज्यादा इसलिए लीड कर रहा है कि आपका हर इंटरनेशनल जरीदा पाकिस्तान की बात को सेकंड कर रहा है कि यू गाइस हैव वॉन द वॉर। हर हिंदुस्तानी अखबार, हर हिंदुस्तानी न्यूज़ चैनल तो खैर मर गए हैं, खामोश हो गए हैं, गोदी मीडिया के साथ ही दफन हो गए हैं सारे के सारे। लेकिन डिजिटल मीडिया के ऊपर अक्ल रखने वाले, शऊर रखने वाले लोग, यूट्यूब के ऊपर शऊर रखने वाले लोग सवाल पूछ रहे हैं मोदी जी से कि भाईजान किया क्या है, क्यों जलील करवाया है, औकात नहीं थी। मैं फिर कहता हूं कि अल्लाह पाक ने भरम रखे हुए, अल्लाह पाक ने इतने सलामत रखनी होती हैं। जंगों में कुछ भी हो जाता है, एक छोटी सी टैक्टिकल गलती तबाह बर्बाद कर देती है कौमों को, नस्लों को तबाह बर्बाद कर देती है। सो अल्लाह पाक ने पाकिस्तान का भरम रखा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमें उस पर गरूर नहीं है। हम वी आर हम्बल्ड, हम सजदों में सजदा रेज हैं इस टाइम के ऊपर। हमें कोई इसमें गरूर नहीं है कि हम कोई सुपर पावर है, या हम जिनको गरूर था उनका गरूर अल्लाह ने कैसे मिट्टी में मिलाया। 313 भी तारीख देखें इस्लाम की, 313 ने भी कितनों कितनों के गरूर मिट्टी में मिलाए। हमें 25 करोड़ होने का, कमज़ोर होने का, मकरूज होने के ताने दिए जाते थे हिंदुस्तान की जानिब से। हमें अपने रिजर्व दिखाए जाते थे, हमें अपने राफेल दिखाए जाते थे, हमें अपनी नंबर दिखाया जाता था, आबादी की दिखाई जाती थी। लेकिन ये अल्लाह पाक के फैसले हैं, ये उस रब्बे कायनात के फैसले हैं कि उसने किसको इज्जत देनी है, किसको जिल्लत देनी है। यहाँ पर एक चीज़ का मैं जाते जाते ज़रूर कहूँगा, मेरी ज़ाती राय में, मेरे पर्सनल व्यू के अंदर, अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को ये मौका दो चीज़ों के ऊपर दिया है, जिसके ऊपर मैं पहले दिन से, जंग जीतने के बाद से स्टार्ट कर दिया शोर मचाना। और मैंने आज अपने बहुत वो इन्फ्लुएंशियल दोस्तों को ये दरख्वास्त की है, खुद मैसेजेस करके, खुद कॉलें करके। एक तो पाकिस्तान ने जो जंग से हम भाग रहे थे, जो हम अवॉइड कर रहे थे, इस खित्ते के लिए जंग अच्छी नहीं है, अल्लाह पाक ने हमें उसका सिला दिया है कि ये पुरअमन लोग हैं, इनके ऊपर जंग मुसल्लत नहीं होनी चाहिए। सिंस मुसल्लत कर दी गई है, लिहाजा फतह इनका नसीब होना चाहिए। एक मेरी ये राय है पहली। नंबर 2, अल्लाह पाक ने हमें एक मौका दिया है कि ये कौम बहुत डिवाइडेड है, इसके हालात वाक़यात इंटरनली बहुत ख़राब है, इनको एक मौका फराहम किया जाए कि ये इकट्ठे हो जाए। और अगला व्लॉग, अगर तब तक कोई बहुत बड़ी जंग रिलेटेड डेवलपमेंट नहीं होगी, तो एक पॉलिटिकल व्लॉग मैं आज फिर से करना चाहूँगा कि असेसमेंट क्या है, खड़े कहाँ पर हैं, फ्यूचर क्या है और क्या क्या किया जा सकता है, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं अगले व्लॉग में बात करना चाहूँगा। बहरहाल आप सबको एक बार फिर से जीत मुबारक हो। इस जीत को एरोगेंस नहीं बनाना अपनी, हमने इसमें मज़ीद सजदा रेज होना है, हमने अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करना है, हमने मज़ीद तैयारी करनी है। ये सिलसिला यहाँ पर रुका नहीं है। आपका दुश्मन, मेरा दुश्मन बहुत तैयार है, बहुत मक्कार है, पलट के आएगा। कब आएगा, हमें उस वक्त के लिए तैयार रहना। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।